तो गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा ये इससे पहले वाला वीडियो बनाने के बाद मेरा गला ख़राब हो गया था, तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था। खांसी अभी भी है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, लास्ट तक मैंने जो समझाया था वो मैनेजमेंट एज ए साइंस तक समझाया था कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है। आज हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों होता है। तो देखिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। ऐसे समझिए इस चीज को। मैंने समझाया था पहले, मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कैसे हुआ था, वो साइंस में मैंने समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब देखिए, मैनेजमेंट को परफेक्ट करने के लिए, परफेक्शन, मैनेजमेंट में परफेक्शन पाने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। स्किल्स माने आपको सोचना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए कोई भी चीज मैनेज। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी माने अब आप एक चीज को, एक काम को आप कितने तरह से कर सकते हो, इस चीज को सोचने को ही आप क्रिएटिविटी बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग को, एक आर्ट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पेपर पे या फिर डिजिटली फॉर्म में, उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। प्रैक्टिस, उस आर्ट को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है कि नहीं। उस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बैठ के सुबह से शाम तक। ओके, एंड टू गेट परफेक्शन। और इतना सब कुछ करने के बाद ही आप परफेक्ट हो पाओगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगले कल सुबह मैं उठा और मैं सोचा कि आज मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा, आज मैं एक आर्ट बनाऊंगा, वैसे नहीं होता है। उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, है ना। सेम मैनेजमेंट में भी, आज फॉर एग्जांपल आज सुबह मैंने आपको उठा दिया, मैंने बोला चल भाई ये काम को मैनेज कर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको स्किल्स चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए आपका और प्रैक्टिस होना चाहिए, परफेक्ट, तभी परफेक्शन आएगा, टू गेट परफेक्शन। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। फिर आता है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहां जो लिखा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये क्यों होता है। देखिए, इन आर्ट देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। आर्ट में भी है, साइंस में भी है, साइंस में आपको समझाया था। ठीक है, टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ आर्ट, एग्जांपल वेरियस बुक्स ऑफ ऑन डिफरेंट रागास आर अवेलेबल। तो आर्ट में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, आर्ट को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल आर्ट्स में एक सब्जेक्ट आता है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मुगलों का हिस्ट्री समझ गए तो इंडिया का हिस्ट्री समझ गए। इंडिया का हिस्ट्री बहुत वास्ट है कि नहीं है। ओके, तो इसीलिए उसको समझने के लिए आपको सारे के सारे ये बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे नॉलेज, स्टडी मटेरियल्स को लेके पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा नहीं है कि आप अगर ये क्लास 12 का एक मात्र बुक्स उठा के पढ़ लिए तो आपको उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो जाएंगी। उसमें आपको अलग अलग बुक्स पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखा हुआ बुक्स पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसमें एक स्टडी मटेरियल होता है अलग से मैनेजमेंट का। ठीक है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ओके, आगे समझते हैं और अच्छे से इसको। तो सेकंड पॉइंट आता है जो मैनेजमेंट एज आर्ट में है, वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन माने आपको अगर कोई नॉलेज दिया हुआ है तो आप उस नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करते हो कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए, वो होता है आपका पर्सनलाइजेशन, ये एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, आपको कलर्स का नॉलेज है, आपको पेंट ब्रशेस का नॉलेज है, पेपर्स का नॉलेज है, लेकिन आपको ये 3 नॉलेज होने के बाद भी आपके पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आर्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक म्यूजिशियन हो आप, ठीक है, आपको भी सेम रागास एंड सेम हर चीज सिखाया गया है, तो जो दूसरों को सिखाया गया है, लेकिन आप उस राग्स को, ठीक है, वो जो सारे गामा जो भी है, ओके, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन ऑल्दो, उसको आप किस तरह से अपने सॉन्ग में यूज करते हो, अलग अलग टोन में, अलग अलग ये फ्रीक्वेंसीज पे, वो होता है आपका पर्सनल स्किल्स, है कि नहीं है। सिमिलरली वही है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट एनफ। आर्ट में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज जो है एनफ नहीं होता है। आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स टू अप्लाई इट। एक आर्टिस्ट के पास अपना पर्सनल स्किल्स होना चाहिए उस थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इन मैनेजमेंट ओके, तो मैनेजमेंट में भी ऐसे ही एक मैनेजर वही चीज पढ़ता है जो दूसरे पढ़ते हैं, है ना। मेरे में और एक कंपनी के मैनेजर में क्या डिफरेंस है, मैं भी तो वही पढ़ रहा हूँ जो कि वो पढ़ के जा चुका है ना। बट एक कंपनी का जो मैनेजर है वो, उसका पर्सनल स्किल सेट मुझसे ज्यादा है, इसलिए वो एक कंपनी का मैनेजर है कि नहीं है, एंड इसलिए आई एम स्टिल स्टूडेंट, है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर्स लर्न सेम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स बट एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल they use these principles under different situations। ठीक है, एक मैनेजर
हर एक मैनेजर, डिफरेंट मैनेजर सेम चीज पढ़ता है, लेकिन उनका एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है ये कि वो इस प्रिंसिपल को कितने डिफरेंट तरीके से, कितने डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करके यूज कर सकता है, अप्लाइंग देयर पर्सनल स्किल्स। ओके, तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वाला फीचर भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, जो एक आर्ट में होता है। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो तीसरा जो फीचर है मैनेजमेंट का, आर्ट का, जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो देखिए, अगर आप लोग अपना पेंटिंग, फॉर एग्जांपल यू आर अ गुड पेंटर, ओके, आप बहुत अच्छे, एकदम पाब्लो पिकासो जितना अच्छा पेंटर हो। ओके, अभी मान लीजिए आपने उस पेंटिंग को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, आप पेंट करते ही नहीं हो, आप पेंटिंग नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करना छोड़ चुके हो उस पेंटिंग को। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वो जो होते हैं, आप भूल जाओगे उसको, है ना, आप पेंटिंग करना भूल जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। आप सिमिलरली अगर आप एक म्यूजिशियन हो तो आप गिटार बजाना भूल जाओगे, आप ड्रम जो भी बजाते हो वो बजाना भूल जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है तो, है ना। तो वही बोल रहा, बेस्ड ऑन एक्सक्यूज मी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। ठीक है, एक आर्टिस्ट को, ओके, एक आर्ट प्रैक्टिशनर को अपना आर्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करना होना चाहिए। क्यों? ताकि वो फाइन और परफेक्ट हो जाए उस चीज में। ओके, विदाउट प्रैक्टिस द आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। बिना प्रैक्टिस किए एक आर्टिस्ट अपना परफेक्शन क्या लूज कर देगा। इन सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स आल्सो इंप्रूव देयर मैनेजेरियल स्किल्स। सेम वे में एक्सपीरियंस के साथ मैनेजर्स भी अपना मैनेजेरियल स्किल्स को इंप्रूव करता है। ठीक है, एंड एफिशिएंसी। ओके, तो सिमिलरली वे में एक मैनेजर अपना स्किल्स को इंप्रूव करेगा, अपने मैनेजेरियल स्किल्स को इंप्रूव करेगा। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन व्हाट? मैनेजमेंट। ठीक है, समझ में? तो यही बोल रहा है वो कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि अगर एक मैनेजर अपना एक्सपीरियंस छोड़ देगा, अपना प्रैक्टिस छोड़ देगा मैनेजमेंट का, तो वो भूल जाएगा उस चीज को। ठीक है, और जितना एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उतना दामी मैनेजर होता है। ठीक है, सेम गोज फॉर डॉक्टर्स एंड सेम गोज फॉर लॉयर्स, और इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। अच्छा, उससे पहले समझेंगे मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट को समझते हैं पहले। ओके, चलिए। ओके, तो अब समझते हैं मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। देखिए, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। क्यों? लाइक साइंस इट हैज अ सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस याद कीजिए, हम जब पहले वीडियो में इसका मैं जो बता रहा था, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट भी है ना। मैनेजमेंट का भी एक अलग से पढ़ाई होता है, मैनेजमेंट का भी कुछ अलग से बुक्स होते हैं, उसमें भी कुछ रिसर्चेस एंड पेपर्स पब्लिश्ड है कि मैनेजमेंट क्यों ऐसा है ना। तो मैनेजमेंट साइंस ऐसा है। अगर आपको इस आंसर को और बड़ा करना है तो आप साइंस क्यों है वो लिख दीजिए, है ना, जो वहां पे बुक में आपका दिया हुआ मैनेजमेंट है साइंस में, है ना, उसका 2-3 लाइन उठा के लिख दीजिए। और आर्ट कैसे मैनेजमेंट? लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स। ठीक है, पर्सनल स्किल्स लगता है, क्रिएटिविटी लगता है और प्रैक्टिस लगता है टू अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। माने साइंस की जैसा वो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज का होते हुए भी उसको आर्ट बनने का जरूरत पड़ता है, ताकि वो अपना स्किल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस लगा पाए इस नॉलेज के ऊपर अपने बेस्ट पॉसिबल वे में, है ना। तो दस मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड एज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसीलिए मैनेजमेंट को हम लोग दोनों एक साइंस और आर्ट्स बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था आपके एग्जाम में कि व्हाई मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, और ये 3 मार्क्स, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको करना ये है कि 3 मार्क्स में तो आपको एक लाइन का ये पहले एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाई मैनेजमेंट इज एज अ साइंस, फिर एक्सप्लेन कर दीजिए मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, उसके बाद ये लाइन लिख दीजिए और लिख दिए दस मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। 6 मार्क्स में और थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, है ना। लिखना आपको सेम ही है, पहले एक्सप्लेन कीजिए साइंस क्यों है मैनेजमेंट, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है मैनेजमेंट एज साइंस में, फिर एक्सप्लेन कीजिए आर्ट्स क्यों है मैनेजमेंट, जो कि आपके अगेन बुक में दिया हुआ है मैनेजमेंट एज आर्ट में, फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर ये लाइन लास्ट में ऐड कर दीजिए, हो गया आपका ये वाला आंसर कंप्लीट। ओके, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं आप। ओके, तो अब देखते हैं कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोला जाता है। ओके, तो पहले प्रोफेशन होता क्या है ये समझिए। प्रोफेशन क्या होता है? देखिए, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन पहला तो ऑक्यूपेशन होता है। ये मैंने एक पूरा डेफिनेशन है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। पहले क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन, ठीक है। प्रोफेशन व्हाट? एक ऑक्यूपेशन मतलब एक जॉब, ठीक है। दूसरा, बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज। बैक्ड बाय स्पेशल नॉलेज मतलब उस प्रोफेशन को करने के लिए, उस जॉब को करने के लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज होना मांगता है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टरी करने के लिए आपको एमबीबीएस का नॉलेज होना मांगता है, ठीक है। लिटिगेशन मतलब एडवोकेट बनने के लिए, लिटिगेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसका नॉलेज?
LLB का नॉलेज होना मांगता है कि नहीं है? माने ये डॉक्टरी करने के लिए, सॉरी बायोलॉजी का नॉलेज, LLB करने के लिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ का नॉलेज होना मांगता है, जुडिशियरी करने के लिए आपको ये जुडिशियरी का नॉलेज होना मांगता है, ठीक है। तो वही है कि बैक्ड बाय ए स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। आप नॉर्मल पढ़ाई पढ़ के प्रोफेशन में नहीं घुस सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है ट्रेनिंग। डॉक्टर बनने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके जितना आपको सब लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग कराएगा, मतलब ह्यूमन बॉडी का कार्ड शीट करवाएगा। सिमिलरली लिटिगेशन, मतलब एक एडवोकेट बनने के लिए आपको एक प्रॉपर कोर्ट रूम में जाके आपको वो लोग मूड कोर्ट्स करवाते हैं, प्रॉपर मूड कोर्ट्स नहीं, सॉरी कॉलेज में मूड कोर्ट्स करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना। फिर कोर्ट रूम में जाके एक सीनियर एडवोकेट के अंदर आपको काम करना पड़ता है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फिर आता है हैज अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब सब लोग जाके डॉक्टरी या लॉयर एडवोकेट्स नहीं बन पाते हैं, ओके। उनको लिए एक डिग्री चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर एक एग्जाम पास करना होता है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं प्रोफेशन क्या होता है, एक ऑक्यूपेशन होता है या फिर बैक बाय स्पेशल नॉलेज होता है, ठीक है। ट्रेनिंग मिलता है उसमें और एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में आपका ये डेफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है, मुझे ये समझाना था इसलिए मैंने भाग कर दिया। अच्छा, तो देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। In every profession there is a practice of systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge मतलब उस प्रोफेशन के ऊपर कुछ बुक्स लिखा होगा, जैसे डॉक्टरी के ऊपर डॉक्टरी का MBBS का बहुत सारे बुक्स आते हैं, ठीक है। लॉयर्स के प्रोफेशन के लिए बहुत सारे ये बेयर एक्ट्स आते हैं, लाइक द कॉन्ट्रैक्ट बेयर एक्ट, द हिंदू लॉ बेयर एक्ट, ठीक है, टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सारे बेयर एक्ट्स आते हैं, है कि नहीं है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ बेयर एक्ट, है ना। तो बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, बहुत सारे बुक्स होंगे, ठीक है। इन प्रोफेशन, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर आर बुक्स अवेलेबल ऑन द मैनेजमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स आज भी रिसर्च कर रहे हैं बुक्स के ऊपर कि मैनेजमेंट और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के जैसा बुक्स है, अवेलेबल है मटेरियल पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू अ एग्जामिनेशन और अ डिग्री, ठीक है। एक प्रोफेशन में एंट्री क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एक डिग्री या फिर एग्जामिनेशन से। जैसे अगर आपको एक एडवोकेट बन के लिटिगेशन प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास पहले तो एक डिग्री होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं LLB का डिग्री। उसके बाद आपको एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो BCI है, एक्सक्यूज मी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एडवोकेसी का लाइसेंस मिलेगा। सेम गोज फॉर द डॉक्टर, आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा, NET नहीं क्रैक किया अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको MBBS का डिग्री चाहिए, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पीपल प्रैक्टिस लिटिगेशन ओनली व्हेन दे हैव एन LLB डिग्री एंड दे पास व्हाट BCI एग्जामिनेशन। लिटिगेशन मतलब वो जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं, ओके। समझ में आपको? आई होप आगे समझते हैं इसके। तीसरा नंबर जो है वो देखते हैं, वो है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है? जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर को, एक आप लोगों ने सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फलाना डॉक्टर का, बड़ा डॉक्टर का लाइसेंस बैन कर दिया। तो हु इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द मेडिकल डॉक्टर्स, ठीक है। मतलब अगर डॉक्टर कोई क्राइम किया हो या गुनाह किया हो या लापरवाही बरता हो तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का जो जिम्मेदारी है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। सिमिलरली लॉयर्स के लिए सेटअप है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अगर लॉयर एक फेक एविडेंस पेश करता है या फिर कोर्ट का टाइम बर्बाद करता है तो शायद उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया पनिशमेंट दे सके, लाइसेंस कैंसिल कर सके, सस्पेंड करवा सके लाइसेंस उसका, प्रैक्टिस करने से उसे रोक सके, ठीक है। तो यही है एक प्रेजेंट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन का जिम्मेदारी, ठीक है। ऑल द मैनेजमेंट में ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है कि अपने ये प्रोफेशनल एसोसिएशन से ये होके एसोसिएट होके वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट नहीं है बट शायद बहुत जल्द हो जाए। सिमिलरली आपका वो जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री था मैनेजमेंट में, ये भी अभी पूरी तरह से नहीं था बट हो रहा है अभी, ओके। सब लोग जो है वो IMA से पास आउट या फिर अच्छे बड़े कॉलेजेस से पास आउट मैनेजर्स को ही प्रेफर करते हैं, बड़ी कंपनियां, ओके। तो वही बोल रहे हैं, देखिए फॉर एवरी प्रोफेशन ये स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर्स हो या लॉयर्स हो, ठीक है, या फिर मैनेजर्स हो, उसको अपने ये स्पेशल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड है। जैसे लॉयर्स के लिए जो एस्टैब्लिश्ड है वो AIMA है न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये पर्सनल मैनेजमेंट है कोलकाता में, ओके। तो ये दोनों सेटअप है और ये जरूरी नहीं है अभी, बट कहने की बात है कि अगर अच्छा होगा अगर आप इससे अपना लाइसेंस ले लो,
ताकि आपको जॉब मिलने में आगे सुविधा हो, ठीक है। टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। नहीं तो क्या होगा ना, अगर ये हम लोग सेटअप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने मैल प्रैक्टिस किया और एक पेशेंट का जान चला गया उसके वजह से, ठीक है, तो अब उस डॉक्टर को सजा कौन देगा? डॉक्टर भी तो बोलेगा ना भाई मैं तो भगवान हूं, है कि नहीं है, मैं सारे के सारे पेशेंट्स को बचाता था, एक जन से गलती हो गया, अरे भाई एक जन का जान चला गया है आपके लिए, ठीक है। तो उसमें जो फैसला होगा वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा, उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है, लॉयर लोग यार बहुत शातिर होता है, मतलब एडवोकेट्स लोग किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं खामी निकाल के आपके अपने क्लाइंट को बचा के ले ही जाता है किसी ना किसी तरह से। तो फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों ने कुछ मैल प्रैक्टिस किया है, अगर उन लोगों ने कोई फेक एविडेंस पेश किया जिसकी वजह से सामने वाले पार्टी को हार्म हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए उस पे मुकदमा कौन चलाएगा? उसको पनिशमेंट कौन देगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया देगा। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट में कहीं लापरवाही बरती है, मैनेजमेंट की वजह से किसी का लॉस हुआ हो, ठीक है, तो उस मैनेजमेंट को, उस इंसान को, उस इंसान को मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने से रोकेगा कौन? ये AIMA न्यू दिल्ली या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, जिससे वो एसोसिएटेड होगा। ये इन लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक मैनेजमेंट में, एक प्रोफेशनल में प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना प्रेजेंट हो, क्योंकि प्रोफेशन क्या होता है ना, प्रोफेशन इज नॉट अ जॉब, ठीक है, प्रोफेशन इज नॉट अ सर्विस, प्रोफेशन इज समथिंग प्रोफेशनल, मतलब जो प्रोफेशनल्स करे। प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट जॉब। उनको, डॉक्टर्स को और किसी फील्ड में नॉलेज है ही नहीं, है ना। डॉक्टर्स को लेकिन अपने फील्ड में वो पूरा का पूरा नॉलेज रखता है। जैसे आप एक नॉर्मल इंसान को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसको ये एक फॉर एग्जांपल एक आर्मी मैन को मैं अगर पकड़ लूं, दे आर आल्सो ब्लडी प्रोफेशनल्स यार, आर्मीज आर आल्सो ब्लडी प्रोफेशनल्स एकदम, मतलब उन लोग से कोई कंपेयर नहीं कर सकते, तो जस्ट ड्रॉपिंग दैट एग्जांपल्स। तो आर्मी प्रोफेशनल किसमें है? उनसे अगर मैं पूछूंगा भाई ये ऑर्गन क्या है, वो बोलेंगे यार मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूंगा कि एक इंसान को कैसे मारना है, तो वो लोग ये 100-200 वे बता देगा कि इस तरह से आप एक इंसान को मार सकते हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स को अगर मैं पूछूंगा यार एक इंसान को बचाना कैसे, तो वो 100-200 तरीके बता देंगे कि एक इंसान को बचाना कैसे, है ना। तो दे आर प्रोफेशनल्स इन दैट फील्ड। अगर मैं लॉयर से पूछूंगा एक इंसान को कैसे बाहर निकालना है जेल से, तो वो लोग 100-200 तरीके बता देंगे कि किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं बेल करवा के, है ना। दैट्स व्हाई दे आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना बहुत जरूरी है एक प्रोफेशन में। ओके, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो उसके बाद वाला जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब कि दो लास्ट के जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एथिकल कोड क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल रूल्स एंड रेगुलेशन। एथिकल कोड्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो एक प्रोफेशन में एथिकल कोड होना जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आई एम सेइंग यू, अगर आप एक रूल फॉलो नहीं कर रहे हो उस प्रोफेशन में, अगर आप एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रख रहे हो, ठीक है, जैसे लॉयर्स का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप लोग जज के सामने ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते, उनको जज को रिस्पेक्टफुली बुलाना पड़ेगा, एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है, ठीक है। सिमिलरली गोज फॉर द डॉक्टर्स, आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस फॉलो करना पड़ेगा। वैसे मैनेजर्स का भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। आप लोग कस्टमर से प्यार से बात करेंगे, आप लोग इस तरह से मैनेज करोगे, वो करोगे, ये करोगे, और वो कौन सेट करता है? AIMA सेट करता है। AIMA ना, हाँ, AIMA सेट करता है, जो ये है दिल्ली में है, वो एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट। ऑल्दो ये चीज जरूरी नहीं है अगर मैनेजर्स के लिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा नहीं, ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग्स, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी इंक्लूड होगा, आई डोंट नो कितना जल्दी। अच्छा, फिर लास्ट में आता है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद dedication, whereas basic purpose of the management is to achieve management goals. For example, for a business organization, the goals can be profit maximization, ठीक है। तो सर्विस मोटिव होता है एक मैनेजमेंट का। ओके, मैनेजमेंट के लिए जो बेसिक मोटिव है, जैसे अदर प्रोफेशंस के लिए जो बेसिक मोटिव है वो पीपल्स को सर्व करना है, मैनेजमेंट के लिए बेसिक मोटिव क्या है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स लेके आना, है कि नहीं है। तो इसीलिए बोलता है कि सर्विस मोटिव होना चाहिए एक मैनेजमेंट में, ठीक है। Now, but nowadays only profit motivation cannot be the sole goal of the enterprise. To survive in the market for longer period of time, a businessman must give importance to the social objective along with the economic objective, ठीक है। तो आज यहाँ लिखा है कि आज के टाइम में सिर्फ सर्विस मोटिव, सॉरी, प्रॉफिट मोटिव ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेसमैन को और क्या होना चाहिए? बिजनेसमैन के अंदर अपना ये जो क्या बोलते हैं इसको, सोशल मोटिव भी होना चाहिए, इकोनॉमिक मोटिव भी होना चाहिए कि जॉब्स बढ़ाने हैं, ठीक है, सोसाइटी का केयर करना है। ओके, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट in the management, but very soon will be included.
तो इसमें से जो पहला जो था वही सिर्फ प्रेजेंट था ठीक से, बाकी जितने भी 3 1 2 3 4 चार्ट होते वो उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत जल्द मैनेजमेंट में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, आई होप सो ये वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया क्योंकि लास्ट में थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था अगेन, फिर भी ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपको समझाऊंगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं एक वीडियो में अगेन कवर करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट था और मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, अभी भी नाक बंद है, तो इसीलिए। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।